तो जब हम स्टॉक को समझते हैं तो हम स्टॉक को नहीं समझते, हम असल में उसके व्यापार, उसके बिजनेस को समझ रहे हैं। 150 करोड़ 100 करोड़ का पैट है, वो क्या 500 करोड़ हो जाएगा? वेल्थ को बिल्ड करने का जो है कंक्लूजन क्या है? सूचनाओं को आप ज्ञान में परिवर्तित करेंगे, ज्ञान को आप इन्फ्रेंस में परिवर्तित करेंगे और उस इन्फ्रेंस को अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करेंगे। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में पैसा डाला जाता है, किस प्रकार से उसकी स्टडी होती है? कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्टॉक में पैसा डालना चाहिए? अगर आप पूर्णकालिक निवेशक नहीं हैं तो कृपया करके अपना धन किसी एक्सपर्ट को दें। वी जनरली स्पेंड मनी ऑन थिंग्स विच वी डोंट नीड फ्रॉम द मनी वी डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल वी डोंट लाइक। आपकी जो कंपनी है, आपने इंडिया इन्फोलाइन में भी स्टॉक मार्केट कंपनी है, आप एम्बिट में एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, भी स्टॉक मैनेजमेंट कंपनी है, और रिसर्च टीम के साथ में आपका ज़्यादा उठना बैठना होता होगा। तो एक स्टॉक मार्केट कंपनी में, आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जब स्टॉक को स्टडी किया जाता है, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में पैसा डाला जाता है, किस प्रकार से उसकी स्टडी होती है? कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है कि स्टॉक में पैसा डालना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न रंजीत जी। जब भी हम एक तो स्टॉक को नहीं समझते। अगर मुझे रंजीत जी के बारे में समझना है तो आज क्या कर रहे हैं, आज उनकी आय कितनी है वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो कहां से उन्होंने शुरू किया, उन्होंने क्या ऊपर नीचे उन्होंने जीवन में देखा और उसके बाद आज कहां तक पहुंचे, वो समझना महत्वपूर्ण है। तो जब हम स्टॉक को समझते हैं तो हम स्टॉक को नहीं समझते, हम असल में उसके व्यापार, उसके बिजनेस को समझ रहे हैं। और अब उसके बिजनेस को कैसे समझना है? अगर मुझे रंजीत के बारे में समझना है तो क्या मैं उससे पूछूंगा? गलत है ना। अगर मुझे रंजीत के बारे में समझना है तो रंजीत के जो फोटोग्राफर हैं उनसे पूछना चाहिए अकेले में कि वो कैसा आपके साथ व्यवहार करते हैं। उनकी धर्म पत्नी से पूछना चाहिए कि उनका व्यवहार उनके साथ कैसे है। उनके जो मित्र हैं उनके साथ पूछना चाहिए। तो हम जब भी किसी स्टॉक में निवेश करते हैं, बिजनेस में, हम स्टॉक में निवेश नहीं करते, हम बिजनेस में निवेश करते हैं। और बिजनेस में निवेश करते हैं तो बड़ा सरल सा काम करते हैं। चूंकि भारत में बहुत ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, हमारा क्षेत्र लिस्टेड कंपनियों तक ही सीमित है, और लिस्टेड कंपनियां भारत में करीब करीब एनएसई पे 4,500 के लगभग है, बीएसई पे तो 6,500 के। ये भारत में विश्व की सबसे ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं किसी भी स्टॉक मार्केट के बनिस्बत। तो हम उस पर रिसर्च नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है। तो हम पहले कुछ फैक्टर्स लगाते हैं, एल्गोरिथमिक, रेवेन्यू ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, डेट टू इक्विटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ओनरशिप, ऐसे 4-5 रेशोज निकाल करते हैं और उसमें हम रॉ डेटा, कंप्यूटर में सारा रॉ डेटा आता है, वो रॉ डेटा डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो शॉर्टलिस्ट करके 50-60 कंपनियां ही बचती हैं, इतनी सारे यूनिवर्स में से इतनी कंपनी, तब उस पर हम फंडामेंटल रिसर्च शुरू करते हैं। और फंडामेंटल रिसर्च में क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं उन कंपनी के सप्लायर से मिलते हैं। सप्लायर पर्सनली जाके मिलते हैं? मैं मतलब मेरी टीम मिलती है, जो रिसर्च एनालिस्ट टीम, उनसे बातचीत करती है, फोन पे मिलती है, उनसे कॉन्वर्जेशन करती है। जो अगर सपोज कीजिए हम यहां पर एसी, एयर कंडीशन लगा हुआ है, एयर कंडीशन का अगर मुझे इस कंपनी की ग्रोथ देखनी है तो सबसे पहले मुझे क्या देखना पड़ेगा? एयर कंडीशन का रॉ मटेरियल क्या है? कॉपर है, स्टील है, आयरन ओर है और प्लास्टिक है। प्लास्टिक सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, जिसके उनके आईसीज वगैरह देते हैं। तो मैं अगर उनसे मिलूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा? इस कंपनी के और इन सप्लायर्स के संबंध कैसे। आप किसी कंपनी में क्यों निवेश करते हैं? इसलिए करते हैं कि उस कंपनी का शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट बढ़ता रहे। करेक्ट? अगर आपकी कंपनी का शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट बढ़ता रहेगा तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा। अगर उस कंपनी का शुद्ध मुनाफा, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ना है तो उसकी रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ प्रॉफिट बढ़ाते रहेंगे, रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा, तो आप कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं।
एक समय के बाद कॉस्ट कटिंग आपको हर्ट करने लग जाएगी। तो आपकी रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए। रेवेन्यू ग्रोथ के लिए मतलब सेल्स ग्रोथ के लिए आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और भी बढ़ना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या? सप्लायर्स के साथ आपका सीधा संबंध। तो पहला चरण हम वो करते हैं। दूसरे चरण में हम जाते हैं उनके सप्लायर्स के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, उनके साथ। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये बहुत अच्छा सूट पहन रखा है, इस सूट की आज डिमांड कैसी है ये कैसे पता चलेगा? हमें अगर हो सकता है रेमंड का भी सूट हो और बहुत सारे ब्रांड्स के, जॉन मिलर के सूट्स हो, इतने सारे ब्रांड्स के सूट हैं, कौन सा सूट अच्छा कर रहा है हमें कैसे पता चलेगा? जब हम रिटेलर से चेक करेंगे कि किसमें गति है, कौन सा तेजी से पिकअप होता है। उसी तरीके से अगर हम स्टॉकिस्ट के पास जाते हैं तो वहां से हमें पता चलता है। तो ग्राउंड लेवल पे डिमांड क्या है? नंबर्स तो एक चीज है, नंबर्स तो सब कुछ मैनेज हो सकते हैं, नंबर्स तो सब कुछ कुक हो सकते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल की डिमांड तो आपको तब पता चलेगी ना। जैसे वीडियो, आपके वीडियो पे कितने लोगों ने स्ट्राइक किया, हिट किया, वो तो एक आंकड़ा है। कितने लोगों ने पूरे वीडियो को देखा या 75-80% वीडियो देखा, उससे आपको पता चलेगा कि लोग आपके वीडियोस को, आपके काम को सराह रहे हैं कि नहीं सराह रहे। तो ये हमको वहां से पता चलता है। तीसरा, हम प्रयत्न करते हैं मिलने की एक्स एम्प्लॉइज से, सीनियर मैनेजमेंट, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यापार में जो सीनियर मैनेजमेंट है, जैसा मैंने बोला, वो कल्चर और दिशा निर्धारित करते हैं। अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट का एम्प्लॉय तेजी से निकल गया, 2-3 महीने में निकल गया, 6 महीने में निकल गया, और एक के बाद एग्जिट हो रहे हैं, तो कल्चर खराब है। सीनियर मैनेजमेंट है तो आपको वहां पे रिस्पेक्ट और मनी तो मिल ही रहा है। क्या नहीं मिल रहा? वापस वही फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी टू एग्जीक्यूट, नए चीजों को करना और उनको रूपरेखा देना। माइक्रो मैनेजमेंट अगर सीनियर मैनेजमेंट पे हो गई तो क्या होगा? पतन। तो ये कल्चर पता चलता है। एक और चीज पता चलती है, अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट लंबे समय के लिए जुड़ा है तो वो क्या करेगा? प्रोसेस सेट करेगा। कितना रोबस्ट प्रोसेस है, प्रोसेस मैनुअल्स हैं कि नहीं, कि वो चला गया लेकिन वो कंटिन्यू रहे। आपके जाने के बाद क्या कंपनी आपके प्रोसेस को फॉलो करती है, ये आपके कैलिबर पे डिपेंड करता है, आपने कितना अच्छा प्रोसेस सेट किया। तो ये हम समझते हैं, और प्रोसेस से स्केल आती है। फिर हम मिलते हैं कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी का मस्तिष्क है। वो निर्णय लेते हैं कैपिटल एलोकेशन और बैंडविड्थ, अगले 5 साल किस चीज पर वो कंपनी फोकस करेगी। और लास्ट में हम मैनेजमेंट से मिलते हैं ये देखने के लिए कि उनमें वो हंगर है कि नहीं, उनमें वो जज्बा है कि नहीं, कि आज अगर 100-150 करोड़ वाली पैट कंपनी, शुद्ध मुनाफे जिसका 150 करोड़ 100 करोड़ का पैट है, वो क्या 500 करोड़ हो जाएगा? ये हम जानने का प्रयत्न करते हैं। फैंटास्टिक। इतना बड़ा प्रोसेस होता है, और एक व्यक्ति जो है वो जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, एक आम आदमी, तो उसका स्टडी प्रोसेस क्या होता है? वो किसी दोस्त को फ़ोन करता है और उससे टिप लेता है और फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, ये सोच के कि ये कंपनी में मुझे बढ़िया रिटर्न मिल जाए। ये तो हो गई एक बात। बहुत बढ़िया तरीके से सिद्धार्थ जी आपने एक, मुझे लगता है कि ये बात जो है, एक आम इन्वेस्टर, जो एक आम आदमी टिप लेके इन्वेस्ट करता है, उसको हिला के रख देगा कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ। ये तो हो गई एक बात। लेकिन आजकल सिद्धार्थ जी हम क्या देख रहे हैं कि जो आम जनता है उनको जो है, कई सारे लोग जो है डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना सिखाते हैं। आजकल ऐसा चलन चला है। तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना किसी से सीख कर वर्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना वर्सेस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना, जहां पर जो पैसा इक्विटी में ही जा रहा है लेकिन सेफ है। एक रेगुलेटरी है, यहाँ पे कोई रेगुलेटरी नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति सिखा रहा है।
डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट किसी से सीखकर वर्सेस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? रंजीत जी, मुझे एक चीज़ बताइए कि हमने अभी बहुत अच्छी बातें की कि आदमी को फोकस होना चाहिए। क्या उस व्यक्ति का पूर्णकालिक कार्य स्टॉक इन्वेस्टिंग है? अगर उसका पूर्णकालिक काम स्टॉक मार्केट है, स्टॉक इन्वेस्टिंग है, तो ठीक है। और स्टॉक मार्केट को सीखना का अर्थ क्या है? स्टॉक मार्केट का सीखने का अर्थ है, सबसे पहले आपको जो एनुअल रिपोर्ट आती है आप वो पढ़ना शुरू कीजिए। स्टॉक मार्केट आप कैसे सीखेंगे? स्टॉक मार्केट आप तब सीखेंगे जब आप उस कंपनी को सीख पाएंगे, करेक्ट? अगर आप किस में निवेश कर रहे हैं? आप उस कंपनी के ओनर बनने जा रहे हैं, शेयर होल्डर बनने जा रहे हैं। तो जब तक आपको उस कंपनी के बारे में ही नहीं पता, बाकी तो कोई ट्रिक ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप क्या सीखने जा रहे हैं? आपको यह पढ़ना आना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में जो बैलेंस शीट होती है, उन कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है, वो कैसे पढ़ते हैं। तो वो अगर कोई पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, आपको उस कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स सुननी चाहिए। कॉन्फ्रेंस कॉल्स हर क्वार्टर में होती हैं सारी लिस्टेड कंपनीज की, अत्यधिक लिस्टेड कंपनीज की, उसको सुननी चाहिए। तीसरा काम, जब आप वो सुन रहे हैं और आपने जो बैलेंस शीट पढ़ी है, तो सपोज कीजिए रंजीत जी, आपने मार्केट में, आपने लिस्टेड कंपनी में अपने निवेशकों से कहा था कि 2 साल बाद मैं ये काम करूंगा। वो 2 साल बाद वो काम हुए कि नहीं हुए? अगर हुए और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, क्योंकि बिजनेस है, ऊपर नीचे हो सकता है, अगर वो हुए और उसके बाद उसमें बढ़त हुई तो ठीक है। लेकिन अगर आपने जो प्रॉमिस किया था और वो सारे कार्य हुए ही नहीं, फिर भी स्टॉक बढ़ गया, तो मतलब कि वो उसमें मैनिपुलेशन चल रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको तो पहले बैलेंस शीट पढ़नी है और देखना है जो वायदे बैलेंस शीट के रूप में, एनुअल रिपोर्ट के रूप में, जो मैनेजमेंट कमेंट्री जिसको कहते हैं, एक पोर्शन आता है एनुअल रिपोर्ट में, मैनेजमेंट कमेंट्री। मैनेजमेंट आगे का क्या रुख दे रहा है, पीछे का क्या बताया उन्होंने और आगे का क्या रुख दे रहा है, सेम चीज वो रीआइटरेट करते हैं, वो सेम चीज वो बात करते हैं आपके कॉन्फ्रेंस कॉल्स में। तो इन दोनों को अगर आप मैच करेंगे तो आपको उस कंपनी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। उसके अलावा स्टॉक मार्केट में सीखने जैसा कुछ है ही नहीं। अगर आपने कंपनी को इवैल्यूएट करना सीख लिया तो आप सीख जाएंगे। लेकिन फिर मेरा वही प्रश्न होता है, आप सपोज कीजिए आप डे जॉब करते हैं, आप 9:30 बजे से 6 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, आपके पास वर्क प्रेशर है, आप आईटी में हैं, कोडिंग करते हैं, आप कॉन्स्टेंटली आपका प्रोजेक्ट पे आपको काम करना पड़ता है, कभी ट्रैवल भी करना पड़ता है। साथ में आप जब अपना कोडिंग कर रहे हैं, आप अपने स्टॉक देख रहे हैं, वो 5 रुपये ऊपर गया, बेच दिया, खरीद लिया, अपना अंदर बाहर किया। आप ऐसे पैसा बना सकते हैं? कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट आपको जो अपॉर्चुनिटी देता है वो देता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग states that you should stay put, not enter and exit quickly. But when should you stay put, when should you exit? जब आपके पास, जो हमने बात किया था नॉलेज की, नॉलेज कैसे आएगी? जब सूचनाओं को आप ज्ञान में परिवर्तित करेंगे, ज्ञान को आप इन्फ्रेंस में परिवर्तित करेंगे और उस इन्फ्रेंस को अपने इन्वेस्टमेंट में अप्लाई करेंगे। तो ये तो पूरा प्रोसेस है ना। और अगर आपके पास उसका समय नहीं है तो आपका नुकसान होना निश्चित है। चैलेंज क्या है कि आज के दिन में, मैं अगर 4 जून से पहले की बात करूं, जब जनरल इलेक्शंस का रिजल्ट आया और जो सेकंड डीमोनेटाइजेशन हुआ, 500 रुपए, वो 2000 रुपए नोटबंदी हुए, उस समय के पीरियड में अत्यधिक मार्केट में तेजी रही है। कोई भी स्टॉक किसी भी भाव में चला। जब सब कुछ चलता है, गधा घोड़ा सब कुछ चलता है, तो आप अपने आप को तुर्रम खान समझते हैं, आप अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। लेकिन जब मार्केट खराब होगा तब क्या करेंगे आप? तब आपका पूरा धन खराब हो जाएगा। और मैं आपको बड़ा सरल सा एक आंकड़ा बताता हूं, अपनी परफॉर्मेंस को कैसे चेक कीजिए। हर साल 31 दिसंबर को जनरली छुट्टी होती है, खराब मतलब बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता लोगों के पास 31 दिसंबर को, क्योंकि न्यू ईयर्स भी होता है, तो 31 दिसंबर को बहुत काम नहीं होता। आप हर 31 दिसंबर को
अपना XIRR चेक कीजिए अपने स्टॉक पोर्टफोलियो का। सिंपल सा है, अपने पोर्टफोलियो में अपने क्या खरीद बेच की, कितना रिटर्न्स आया पूरे साल का, उसका एक निर्धारण कर लीजिए। XIRR से आपको पता चल जाएगा। और आप ये देखिए कि XIRR मतलब कंपाउंडिंग रेट, उसमें इनफ्लो आउटफ्लो सब कुछ हो जाता है। तो मतलब आपका XIRR आपको एक्सेल में फॉर्मूला भी मिल जाएगा। आप अगर आपने किसी चीज को 1 महीने पहले खरीदा फिर 1 महीने बाद बेच दिया, तो जो भी रिटर्न है उसको एनालाइज करके वो पूरा आपको बता देगा, अंदर बाहर सब कुछ करके। तो आपको सिंपल सा करना है, आपने जब अंदर पैसा डाला और बाहर डाला, तो जो अंदर डाला उसको नेगेटिव कर दीजिए, जो बाहर निकाला उसको पॉजिटिव कर दीजिए। एक एक्सेल बना दीजिए, उसकी डेट डाल दीजिए और XIRR में फॉर्मूला कीजिए, वहां पे आपको डेट और अमाउंट्स डाल देंगे तो XIRR का रिटर्न आ जाएगा। उसको परसेंटेज कर दीजिए, आपको उस साल का उतना रिटर्न आया। सिंपल। अब आप चेक कीजिए कि जो अच्छे बड़े म्यूचुअल फंड हैं उनको आपने आउट परफॉर्म किया कि नहीं किया। ऐसा आप 3 साल का आंकड़ा देख लीजिए, आपको निश्चित तौर पे आपने अच्छे म्यूचुअल फंड से या अच्छे PMS से या अच्छे AIF से अंडर परफॉर्म किया, निश्चित रूप से। और जब आप ये करेंगे अंदर बाहर का, तो आपको सारी कॉस्ट निकाल देनी है। टैक्स रहने दीजिए, टैक्स आप छोड़ दीजिए। मैं तो, क्योंकि टैक्स से भी इंपैक्ट पड़ता है, बट वो मैं छोड़ देता हूं। जितनी आपके खर्चे निकालने के, क्योंकि खरीदने बेचने में आपको STT देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, वो सब करने के बाद आपने कितना रुपया दिया था, जो सरल सा जो कोई भी व्यापारी सोचता है, कोई भी मारवाड़ी व्यक्ति सोचता है, गल्ला क्या अंदर गया, मैंने क्या अंदर डाला और क्या बाहर आया, इसको आप बस ऐसे एक्सेल में कर लीजिए, डेट के हिसाब से आपको रिटर्न्स आ जाएगा, उसको आप कंपेयर कर लीजिए। 3 साल या 5 साल की अवधि आप देखेंगे तो हमेशा आप अंडर परफॉर्म करेंगे। तो ये सब गिमिक है। जो आपने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज बोली थी, बिहेवियरल फाइनेंस, बिहेवियर ऑफ इन्वेस्टिंग, ये वही है। तो 2 मैं एक बड़े इंटरेस्टिंग चीजें बताता हूं जो सारे निवेशक करते हैं, और ये दोनों चीजें बिहेवियर पर हैं। सबसे पहला, रंजीत जी सोचिए, आपके पास 2 स्टॉक हैं, स्टॉक A और स्टॉक B। दोनों में आपने 1-1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, 2 साल तक आपने उसको पकड़ा रहा। 2 साल के पश्चात पहला वाला जो स्टॉक है 1 लाख रुपया वाला, वो हो गया 80,000। दूसरा 1 लाख जो है वो हो गया 2 लाख। ठीक है, पहला 1 लाख वाला 80,000 हो गया, दूसरा 1 लाख वाला हो गया 2 लाख। वो डबल हो गया 2 साल में। आपकी 2 लाख का इन्वेस्टमेंट जो हो गया आज के दिन में हो गया 2,80,000। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि आपको 50,000 रुपए की आवश्यकता है। अब आप कौन सा स्टॉक बेचेंगे? स्टॉक A 1 लाख का 80,000, दूसरा 1 लाख का 2 लाख, 2,80,000 हो गए। आपको 50,000 रुपए की आवश्यकता है, आप कौन सा स्टॉक बेचेंगे? जनरली माइंडसेट तो ये होगा जो 1 का 2 हुआ है, एग्जैक्टली प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन हम क्या करते हैं, वी कट द लेग्स ऑफ आवर फास्टेस्ट हॉर्सेस। जो हमसे हमारे सबसे तेज भागने वाले घोड़े हैं, हम उन्हीं के पांव काटते हैं। और हम अपने लॉसेस, वी कीप एक्यूमुलेटिंग आवर लॉसेस इन आवर गनी बैग। मतलब जो भी लॉस आता रहता है, उन स्टॉक्स को हम होल्ड करते रहते हैं अत्यधिक समय तक, और जो जैसे ही जो बढ़ता है उसको हम काट देते हैं। दूसरा आपको, तो ये सबसे बड़ा इन्वेस्टिंग फैलेसी है। दूसरा सबसे बड़ा, सपोज कीजिए कि आपके पास एक आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी प्रॉपर्टी आपको बेचने की इच्छा है। आपने आसपास पूछा, ब्रोकर से पूछा, आपको आवश्यकता, वो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी 1 करोड़ रुपए में, और आज वो प्रॉपर्टी की वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपए, जो आपको आवश्यकता है। ठीक है, आपको आवश्यकता है 2.5 करोड़ की। ठीक है, बगल में जो प्रॉपर्टी बिकी, वो बिकी करीब 2 करोड़ 95 लाख की, करीब 3 करोड़ की बिकी। अब आपके पास जो ऑफर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2.5 करोड़, 260। क्या आप उस प्रॉपर्टी को बेचेंगे? कभी भी नहीं बेचेंगे। आपको आवश्यकता है 2.5 करोड़ की, अत्यधिक आवश्यकता है,
चूंकि एक ट्रांजैक्शन 6 महीने पहले, साल भर पहले 3 करोड़ के लगभग हुआ, तो आपका जो एंकरिंग इफेक्ट है वो हो जाता है। एंकरिंग इफेक्ट का अर्थ है कि आप किसी भी इंफॉर्मेशन को एक बार सुन लेते हैं तो अपना पूरा निर्णय उस सूचना पर केंद्रित करते हैं। यह हमारी लाइफ में भी एप्लीकेबल है, यह हमारे निवेश में भी एप्लीकेबल है। पहले मैं निवेश की बात बताता हूं। तो आप सोचिए कि आपने निवेश किया किसी स्टॉक में। वो स्टॉक चूंकि ऑपरेटर की वजह से या किसी कारणवश 100 रुपए का स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, वो 5000 तक चला गया। आपको लगता है कि यह बहुत कम वैल्यू पर है क्योंकि 100 रुपए में मिल रहा है, 5000 तक गया, जबकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू शायद 60-70 रुपए है। तो आप क्या करेंगे, उसको अत्यधिक समय तक होल्ड करते रहेंगे इस आशा में कि देखो वो गया था ना 5000, जबकि उसके कारण कुछ भी हो। उसके कारण यह हो सकता है कि उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुई हो, कुछ रिगिंग हुई हो, कुछ अंदर किसी ने ऑपरेटर ने काम किया हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। हमने 92 में देखा था ऐसा हुआ था, 97 में भी ऐसा देखा था। तो ये हमारे स्टॉक मार्केट में एक दूसरा एंकरिंग इफेक्ट हो जाता है। हमारी जीवन में ऐसा कैसे होता है? मैं आया, मेरे आने से पहले किसी ने आपको बोल दिया कि यार ये अच्छा आदमी नहीं है, आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आप जब किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, आप किसी के घर जाते हैं, उस घर पे जाने से पहले किसी ने बोल दिया कि वहां पर वो जो खाने में जो आपको खाना खिलाएंगे उसमें कुछ कुछ कर देंगे। आपने देखा नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, लेकिन चूंकि किसी ने आपको ये बोल दिया है और वो आपको भी नहीं जानता, किसी ने बोला था कि मैं वहां गया था तो उसके मित्र के मित्र के साथ ऐसा हुआ था, लेकिन आपके दिमाग में वो संशय आ जाएगा। तो योर रेपुटेशन, योर न्यूज अबाउट यू प्रिसीड्स यू। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। तो छोटा आंसर, छोटा उत्तर इस प्रश्न के लिए, अगर आप पूर्णकालिक निवेशक नहीं हैं तो कृपया करके अपना धन किसी एक्सपर्ट को दें। म्यूचुअल फंड वो एक्सपर्ट है, चाहे म्यूचुअल फंड है, चाहे वो AIF हो, चाहे वो PMS हो, कोई भी हाउस हो, जो पूर्णकालिक उनका काम है उन्हीं को दीजिए। आप अपना पूर्णकालिक काम कीजिए। आपका काम है हर तिमाही में, हर क्वार्टर में उसको एक रिव्यू करें, बस। परफेक्ट। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने बताई। आपने स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड वर्सेस भी आपने बताया, म्यूचुअल फंड वर्सेस गारंटीड प्लान भी आपने बताया। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपने फाइनेंस के बारे में बताई जी। अब अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप एक सार दे दें हमें, मेरा लास्ट प्रश्न है आपसे, एक सार दे दें हमें कि धन को, वेल्थ को कैसे बिल्ड किया जाता है। काफ़ी सारी चीज़ें बताई जो कि हमें आइडिया देती है वेल्थ को कैसे बिल्ड, लेकिन एक सार दे दें आपसे कि वेल्थ को बिल्ड करने का जो है कंक्लूजन क्या है। तो सबसे सरल जो मैं मानता हूं कि एक सेंटेंस जो पूरे सब लोगों पे एप्लीकेबल होता है और सब चीज़ों पे एप्लीकेबल होता है, अगर आपने इसको अपने मन में बिठा लिया ना तो आप अति उत्तम हो जाएंगे, अति उत्तम पुरुष, अति उत्तम व्यक्ति बन जाएंगे। वो क्या है? वी ऑफन स्पेंड मनी ऑन थिंग्स वी डोंट नीड फ्रॉम द मनी वी डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल वी डोंट लाइक। मैं दोबारा बोलता हूं, वी जनरली स्पेंड मनी ऑन थिंग्स विच वी डोंट नीड फ्रॉम द मनी वी डोंट हैव टू इंप्रेस पीपल वी डोंट लाइक। अर्थात हम उन चीजों पे अपना धन व्यय करते हैं जिन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है। उन चीजों को खरीदने के लिए हमारे पास स्वयं का धन भी नहीं है
और उन चीजों को खरीदने के पश्चात हम उन लोगों को प्रयास करते हैं लुभाने का जिनको हमारा मन प्रसन्न नहीं होता या जिनसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। और अगर आपने ये एक छोटी सी चीज शुरू कर दी तो शायद आपका जन्म उतनी अच्छी वित्तीय स्थिति में नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप मरेंगे, जब आपका मरने का समय आएगा तो आप अत्यधिक धनी होंगे, क्योंकि आप हर उस चीज को जिसको आपके आवश्यकता नहीं है उस चीज को अपने जीवन से काटेंगे तो 3 चीजें होंगी। पहला चीज, एक तो आपका धन बच गया, वो तो बड़ा ऑब्वियस है, ये मतलब सब इंट्यूटिव है। दूसरा, सपोज कीजिए कि आपके पास 5 पेन हैं और पांचों पेन अच्छा लिखते हैं। जब आप लिखने जाएंगे तो आपके मन में एक संशय होगा कि ये इससे लिखूं कि उससे लिखूं। डिसीजन मेकिंग में जैसे ही ऑप्शंस आ गए, आपका समय खराब होना शुरू हो गया, आपका सेटिस्फैक्शन कम होना शुरू हो गया। तो धन बचता है, समय और निर्णय बचता है। निर्णय बचने का मतलब निर्णय नहीं लेने का अर्थ है आपका जो आपका लक्ष्य पर फोकस है वो सटीक रहेगा, आपका दूसरे चीजों पे फोकस नहीं होगा। और तीसरा इसका जो सबसे अच्छा चीज है कि आप कभी भी लोगों की परवाह नहीं करेंगे कि क्या सोच रहे हैं। हम जब तक लोगों की परवाह करते रहेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, जबकि वो हमको भोजन देने नहीं आएंगे जब हमारे विपरीत समय आएगा, वो हमको ऋण देने भी नहीं आएंगे जब हमारा विपरीत समय आएगा, वो हमसे पूछेंगे भी नहीं, हमसे बात भी नहीं करेंगे जब हमारा विपरीत समय आएगा, लेकिन हम उनके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और जैसे ही हमने उनको हटाया अपने जीवन से, हम अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने लक्ष्य पे काम कर सकते हैं, अपने पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। और मन को दृढ़ रखिए। मन को दृढ़ रखने का कैसे कर सकते हैं? सरल सा, डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, हैबिट हैबिट हैबिट। जैसे ही आपने अपनी दिनचर्या को फॉलो करना शुरू कर दिया, मन विकृत हुआ, दिनचर्या को और टाइट कर दीजिए। जब समय ही नहीं होगा तो मन विकृत ही नहीं होगा। क्योंकि देखिए, हमारे सबके पास ना एक अजूबा है जो है बुद्धि। बुद्धि में आते हैं हमारे थॉट्स। थॉट्स क्या होते हैं? थॉट्स आर नथिंग बट बाउट्स ऑफ इमोशंस, एनर्जी इन मोशन फॉलोड बाय अ थॉट। लेकिन अगर उस थॉट को एक्शन में कन्वर्ट नहीं किया तो वो लुप्त हो जाएगा। इसीलिए सनातन में हर जगह कर्म योग कहा गया है। कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। क्यों? क्योंकि आपके अच्छी सोच है, लेकिन वो सोच को अगर आपने कर्म में अवतरित नहीं किया तो वो सोच खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको जीतना है तो हर सोच को कृत्य में, सुकृत्य में, और सुकृत्य क्या है? जो स्वयं को लाभ दे लेकिन दूसरे को जरूर लाभ दे। अगर वो दूसरे की हानि से जो भी कृत्य हो रहा है और स्वयं को लाभ हो रहा है तो वो कृत्य कुकृत्य हो जाएगा, तो वो ना करें। बस ये 2 डेफिनेशन है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, सुपर्ब। सो सिद्धार्थ जी, अगर मैं किसी से ये पूछता कि मुझे पैसा कैसे क्रिएट करना है, तो वो टेक्निकल चीज़ें तो बहुत बता देता। बहुत सारे लोग जो है वो टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जिस प्रकार से टेक्निकल और फंडामेंटल थिंग्स का कॉम्बिनेशन ये रहा हमारा डिस्कशन, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों को भी ये सुनने का तालियां तो बजानी नहीं चाहिए। फैंटास्टिक, आपकी लाइफ जर्नी बहुत मोटिवेट करती है। आपका जो गहरा नॉलेज है, जिसकी कुछ ऐसी चीज़ें जिसे जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे आपने ये चीज़ें बताई, ये सारी ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिद्धार्थ जी, आपने अपना समय दिया और अपनी आपकी जीवनी हमारे साथ में शेयर की और इतना गहरा हमें नॉलेज दिया। देखिए, लाइट भी आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सिद्धार्थ। धन्यवाद 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 रंजीत जी। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप जैसे आज शायद लाख लोगों को, 1 लाख, 1.25 लाख लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, आप शायद करोड़ों को प्रेरित करें, क्योंकि वो करोड़ फिर बाकी
और करोड़ों को प्रेरित करके सारे विश्व को एक अच्छी जगह बना सके। क्योंकि क्षमता सब में है, लेकिन उस क्षमता का उपयोग सिर्फ मार्गदर्शन से हो सकता है। और आपका जो BITV चैनल है वो उसी मार्गदर्शन, वो उसी गुरु की तरीके से स्थापित हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।